मकसद ये था कि अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देश को चलाते हैं करदाता और नेता बनाते हैं मतदाता। करदाता और 80-90 करोड़ मतदाता और करदाता 2.5 करोड़। तो ये बहुत बड़ा, ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं। अगली बात, मात्र करदाता और मतदाता वाला प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि ये जो अनअकाउंटेड मनी है, ये कभी भी गलत दिशा में जा सकता है। वो किसी भी तरह की इलीगल, इमोरल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में एक डिजास्टर कर सकता है। इसलिए इसका अर्थव्यवस्था का एक चैनलाइज होना जरूरी था। मोदी जी की इस पहल से हो सकता है कि समस्या 30 दिसंबर के बाद भी थोड़ी रहे। एकदम अभी हम ये नहीं कह सकते कि 30 दिसंबर के बाद समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि देश बहुत बड़ा और इसमें बैंक वालों को जितना साथ देना चाहिए था उतना नहीं मिला। हमारा ये इसमें यह है कि हम ऑनलाइन पेमेंट उसको जो है डिजिटलाइजेशन के हम तो 100% फेवर में हैं और उस दिशा में अनेक बैंकों से हमारी बातचीत चल रही है। और अभी भी हमारे जो खुद के स्टोर्स हैं वहाँ पर तो लगभग बड़ी स्टोर्स पर तो हमने सब जगह कर ही दिया है, छोटे स्टोर्स पर भी हम कर रहे हैं। और हम आगे अपेक्षा करते हैं कि जितने भी दुकानदार हैं, क्योंकि किसी के 25 किसी की 50% सेल डाउन है बाजार में, रिटेल में, और पतंजलि की तो सेल डाउन नहीं है। पतंजलि तो भरे हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं, लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं और जगह जगह में। तो नहीं, उसके पीछे हमने यदि डिजिटल नहीं होता हमारा सिस्टम तो हमको भी नुकसान होता। तो जो खुदरा व्यापारी है, रिटेल बिजनेसमैन है, उनको मुझे लगता है इस डिजिटलाइजेशन में कुछ जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए और इसमें विदेशी कंपनियां नहीं होनी चाहिए। आपका प्लान था। और 2% जो लेना है ना, ये भी ये नाइंसाफी है। जब पहले थोड़ी मात्रा में जो है ये और था तब तो ठीक था। अब ये 2% माने 2% यदि आप पूरे देश की इकोनॉमी को देखेंगे तो ये तो जाकर के बैठेगा 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ट्रांजेक्शन के ऊपर 2% देना, दिस इज नॉट जस्टिस फॉर। आपके तो इतने बड़े स्टोर्स हैं, आई थिंक 3500 प्लस स्टोर्स हैं, और मैंने सुना है कि 600 से 700 बड़े स्टोर्स, मेगा स्टोर्स, मॉल साबरे जो बहुत बड़े स्टोर्स हैं वो खोलने की अभी हमारे 5000 स्टोर्स हैं, बड़े जो है छोटे बड़े मिला करके, और अभी जो है 100 से ज़्यादा हम लोग मेगा स्टोर्स खोल चुके हैं। और ये अभी हमारी करीब 250-300 की इस समय बाजार में डिमांड। हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलाते हैं, तो यदि एक जगह हम देना चाहते हैं तो वहाँ 10 लोग लेने के लिए तैयार हैं। और ये मॉडल कोई एमएनसी नहीं कर पाई, न यूनिलीवर, न पीएनजी, न नेस्ले, न डाबर, कोई एमएनसी या कोई देसी कंपनी, इवन आईटीसी हो, डाबर हो। ये हमारा सीधा है कि पतंजलि आने वाले लगभग 5 वर्षों तक 3 डिजिट में जो है ग्रोथ करेगा। 100 से लेकर के 200 ग्रोथ हो सकता है, ठीक है? वो स्पीड है। और इस स्पीड के पीछे मकसद है, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस, जिसको कहते हैं फूड पार्क पर बेस्ड बिजनेस, वो एक भी सक्सेस नहीं हुआ। यूपीए गवर्नमेंट ने करीब 50 फूड पार्क स्वीकृत किए, उसमें से एक भी वर्केबल और प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। पहली बात तो वर्केबल ही नहीं हुआ, प्रॉफिटेबल तो उसके आगे की बात। हमने सक्सेसफुली 150 एकड़ में फूड पार्क बनाया,
अभी हमारे 4 फूड पार्क ओपन हुआ है और अगले साल तक हमारा लक्ष्य होगा असम तेजपुर में 100% वर्किंग शुरू हो जाए। नोएडा और नागपुर में भी काफ़ी हद तक हम लोग इसको करेंगे और मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो जाएगी 2017 में। तो 5 बड़े फूड पार्क, बहुत बढ़िया, आपका तो ये प्लान सक्सेसफुल रहे और इससे सीधे किसान लाभान्वित होंगे। हमारा लक्ष्य होगा आने वाले 5 सालों में कि हम करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे पाए और करीब 5 करोड़ किसानों को हम उनकी उपज का अधिक दाम दे पाए, जिससे कि बीचों बीच से हटे और उनके लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आए और अतिरिक्त इनकम आए। क्या है कि जो उनका ट्रेडिशनल जो उनकी अर्निंग है वो तो जो ट्रेडिशनल उनके एग्रीकल्चर से है ही, हम उनको बंजर जमीन में राजस्थान में 50,000 रुपए एकड़ में जमीन मिल जाती बंजर, और हम 1 लाख रुपए का उसमें 1 लाख रुपए हर वर्ष उसको एलोवेरा से दे देते। तो ये हमारा प्लान है कि किसानों के जीवन में भी तो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए। आज पीओन की भी तो तनख्वाह है वो 20-25 हजार रुपए हो गई, और किसी भी सेक्टर में लोग हैं, सबके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। हम कहते हैं इस देश का अन्नदाता है किसान, लेकिन वो अन्नदाता जो है वो बेचारा सुसाइड करता है, उसके लाइफ में बहुत गरीबी, अभाव, अपमान। तो हम, क्योंकि मैं बेसिकली किसान का बेटा हूँ, मैं ऋषि परंपरा का आगे बढ़ाने वाला योगी सन्यासी भी हूँ, तो मैं कृषि परंपरा को भी ऋषि परंपरा के तरह गौरव दिलाना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ था अतीत में जनक कृषक थे, बलराम जो है कृषक थे, और महर्षि कणाद कृषक थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र की रचना की। आपका इतना सक्सेस हो गया, आप कह रहे हैं यहाँ पे आप अपने फूड पार्क्स खोल रहे हैं, आपका कोई प्लान है नेपाल, बांग्लादेश, एशिया में और कुछ खोलने का? नेपाल में ऑलरेडी हम खोल चुके हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, और बांग्लादेश में भी हमारे पास प्रस्ताव आए हैं, अफ्रीका से भी आए, गरीब मुल्कों से हम प्रॉफिट इंडिया में लेकर के लिए आए। हमारा स्वदेशी का दर्शन है, ये किसी देश पर आधारित नहीं है, ये एक फिलॉसफी है कि गरीब मुल्कों से पैसा लूटना नहीं चाहिए। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज्ड, जस्टिसफुल, डिवाइन ग्रोथ, ये है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ स्वदेशी, एंड दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड डेवलपमेंट। विकास जिसको बोलते हैं, विकास का मतलब ये थोड़ी है कि भाई कुछ लोग जो है चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सारे देश की संपत्ति आगे वो जो है ऐसे मतलब जैसे कहते हैं उस सांप जो है ना वो फन फैलाए बैठ गया और चारों तरफ उसकी ऐश्वर्य है। तो हम मतलब सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ, और इसलिए हम उसको खाली, कुछ लोग ना फिलोसफी की बातें करते हैं, हमने खाली फिलोसफी की बात नहीं की, हमने कहा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और प्रॉफिट से 100% चैरिटी। आई एम अनपेड ब्रांड एम्बेसडर एंड आचार्य बादशाह जी अनपेड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एंड शेयर होल्डर, अनपेड। ये है हमारी मतलब, इसलिए हम कहते हैं पतंजलि इज नॉट ए बिजनेस हाउस और कॉर्पोरेट हाउस। पतंजलि इज ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, और हमने ये तय किया कि हम अपने आध्यात्मिक परंपराओं को निभाते हुए और इस दुनिया में समृद्धि आए, खुशहाली आए और सब अपने अपने स्वधर्म को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भी सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड आयुर्वेदा एंड योगा को कंबाइन करके बिजनेस प्रैक्टिसेस में, स्टाफ ट्रेनिंग में, बढ़ोतरी में, वर्कफोर्स में कैसे काम ला सकते हैं? क्या ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं? क्या ट्रेनिंग करते हैं आप लोग, या क्या उसको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ पर जो इंडियन जो बिजनेस है उसको हमारे यहाँ पर शब्द
प्रयोग किया जाता है उद्योग। तो योग जब आपका उत्कृष्ट हो जाता है तो उद्योग हो जाता है। That's good. That's very good. That's very good. ये मेरा शब्द बनाया हुआ नहीं, ठीक है, बढ़िया है। जैसे ये हमारी परंपरा संस्कृति है कि आप का योग हर चीज वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पीस में कन्वर्ट होती है। ये साइकिल, नॉलेज, स्किल, रिसर्च, ये सारे के सारे एक्सपर्टीज आपके वेल्थ में क्रिएट होनी चाहिए। ये योग आपका वेल्थ में क्रिएट नहीं होता, नॉलेज आपका वेल्थ में क्रिएट नहीं होता। आपकी कोई भी आपका स्पिरिचुअलिटी भी वेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी प्रॉस्पेरिटी में, वेल्थ में जो है कन्वर्ट नहीं होती, तो वो एक दिन हाशिए पर चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे योग है, चाहे अध्यात्म है, चाहे आयुर्वेद है, या हमारे तमाम जो हमारी परंपराएं, अब वो कहते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म, व्हाट इज द स्पिरिचुअल टूरिज्म? दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉस्पेरिटी। यदि प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो आपका टूरिज्म खत्म हो जाएगा। अब कहीं पर भी, अब उड़ीसा में, पुरी में यदि तीर्थ यात्री ना जाए, वहाँ कोई खर्चा ना करे, तो क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? तो हर जगह हमारे यहाँ का सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। ये आचार्य चाणक्य का सूत्र है। सुख चाहते हो तो जीवन में धर्म के रास्ते पर चलो, अर्थात धर्म को हमारे यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ का है और जस्टिस का। यूनिवर्सल ट्रूथ, जस्टिस, लव एंड कंपैशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। धर्म इज नॉट ए रिलीजन, रिलीजन इज डिफरेंट थिंग। ये तो बोले धर्म के रास्ते पर चलो तो सुख मिलेगा, और जो है वो जो धर्म है वो पूरा होगा अर्थ से। अर्थ के बिना, अर्थ के उल्टा क्या होता है? अर्थ का उल्टा अनर्थ। अर्थ का उल्टा अनर्थ। आप एक बताइए, लास्ट मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो है ये कि आपको सब जगह एक रोल मॉडल जैसे माना जाता है, जो आप इतना बढ़िया, आपका शरीर इतना एजाइल, इतने फ्रेजाइल, इतने एक्साइटेड लगते हैं सब जगह। अभी मुझे आपकी वीडियो क्लिपिंग भी जो सब जगह वायरल हो गई है, मतलब लोग हैरान होते हैं कि जो आप मतलब अच्छों के भी और बढ़िया 6 पैक्स लोगों वालों की भी बुरी हालत कर रहे थे। क्या राज है? क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, कैसे करते हैं आप? ये हम भी थोड़ा कुछ सीख लेंगे। मैं सुबह उठ के आना एलोवेरा पीता हूँ, और अभी काफी दिनों से मैंने व्हीट ग्रास और गिलोय पीना शुरू किया है। इतना अच्छी चीज है। गिलोय क्या है? गुड़ुची, अमृता, साउथ में तेपति का बोलते हैं, आप क्या अमृता या गुड़मिल, गुड़च, गिलोय, ऐसे इसके नाम है। गिलोय और व्हीट ग्रास ये जो पिएंगे उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है। और एलोवेरा पीने से मतलब 4-5 बड़े फायदे हैं। एलोवेरा पीने से आपका स्किन अच्छा रहता है। मेरा जैसा बचपन में स्किन का था, अभी भी ऐसा ही, जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। ये स्किन के लिए एलोवेरा सबसे बेस्ट है। एलोवेरा पियो और एलोवेरा जेल लगाओ, एक साथ 4 काम करता है। मॉइस्चराइजिंग करता है एलोवेरा, एंटी एजिंग है, पिंपल्स को खत्म कर देता है विद इन 3 डेज, और कितने ज्यादा हो तो विद इन 7 डेज, और रिंकल्स जो आ जाते हैं उनको खत्म कर देता है। हम लोगों को आजकल ना ये सब क्या है, वो पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं और तमाम तरह के जो है इसमें केमिकल्स बहुत होते हैं कपड़ों में भी आजकल, तो खुजली बहुत होता है। एलोवेरा लगा लो, खुजली खत्म। इतनी बढ़िया चीज है। मैं आंवला एलोवेरा रोज पीता हूँ। आंवला आंखों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। गिलोय और ये सब पीता हूँ। दोपहर को एक बार खाना खाता हूँ। 18 साल तक तो मैंने अनाज खाया ही नहीं, 18 ईयर्स। अभी मैं दोपहर को थोड़ा वो लेता हूँ, शाम को दूध और फल, और 1 घंटा कम से कम योग डेली, कम से कम
वैसे मेरा करीब 365 दिन में 300 दिन मेरा शिविर होता है, तो 5 से 8 3 घंटे में योग करता हूँ और कराता हूँ। मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूसरों को नहीं रखता। कुछ लोग गुरु जी बैठ जाते हैं, फिर चेले कर रहे हैं, गुरु जी बैठ रहे हैं, अब जो है कपालभाति करेंगे तो चेला करके दिखाता है। गुरु जी बोलते हैं अब अनुलोम विलोम करेंगे, दाएं हाथ उठाएंगे, तो गुरु जी बोलता रहता है, चेला करता रहता है। मैं खुद बताता हूँ, खुद करता हूँ। बिल्कुल, ये तो हम देख चुके हैं और देखते हैं। तो धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टाइम दे सके। मैं आपको उड़ीसा में इनवाइट करती हूँ, आप जब आएंगे तो आपका प्लान कब है? संवाद है ना अपने अखबार। संवाद, मैं संवाद को पिछले करीब 15 वर्षों से कर, जब मैं पहली बार उड़ीसा गया था, और संवाद का जनता के साथ सीधा संवाद है, ठीक है, कनेक्टिविटी, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उड़ीसा के लोग स्वभाव से ही योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और जो हमारा अध्यात्म है उसके प्रति उनमें एक अत्यंत श्रद्धा, मान श्रद्धा की पराकाष्ठा, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा धर्म भीरू लोग हैं। उन्हें जो है मतलब इतने मैंने धर्मनिष्ठ लोग शायद कहीं नहीं देखे। बहुत सरल लोग हैं। अभी धीरे धीरे उड़ीसा में भी और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। स्पिरिचुअलिटी तो पहले से ही थी, वो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत है, बशर्ते जो है उनका ठीक से इस्तेमाल हो। तो मैं कहता हूँ सबसे समृद्ध प्रांत देश का उड़ीसा है। धन्यवाद। Yoga is scientific, universal, secular and effective practice. इसको किसी रिलीजन से तो जोड़ ही नहीं सकते। In yoga there is no religion, there is no any caste, no any boundary, no any ritual. There is no ritual. कोई इसमें राम कृष्ण शिव कुछ पार्वती कुछ नहीं जुड़ा उसमें। तो अब फुटबॉल, वॉलीबॉल, दौड़ना, कुश्ती अथवा होम्योपैथ, एलोपैथ, यूनानी, आयुर्वेदा, इसके साथ भी कल कोई मजहब जोड़ने लगी, बोल मैं तो यूनानी दवाई नहीं लूंगा, इसलिए तो मुसलमानों के यहाँ से आई है। मैं तो आयुर्वेदा नहीं लूंगा, ये तो ऋषियों के यहाँ से आई है। मैं तो एलोपैथी नहीं लूंगा, ये तो यूरोप से आई है। मैं तो होम्योपैथी नहीं लूंगा, ये कहाँ से, फ्रांस या जर्मनी से, कहाँ से, जर्मनी से आई है। ये गलत बात है। तो योग एक लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल, साइंटिफिक लाइफस्टाइल है। योग वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एंड योग इज a way of self-healing to self-realization and self-transformation. तो इसको इस तरह से नहीं जोड़ना चाहिए। हम हिंदुस्तानी होकर के अंग्रेजी को भी रेस्पेक्ट देते हैं। हमारा ये तो गलत बात है कि कोई क्रिश्चियन हो जाता है तो अंग्रेजी को तो गौरव देता है, वो मलयालम को, वो तमिल तेलुगु को, हिंदी को, संस्कृत को वो अपमान की नजरों से देखता है या उसको हीन भावना से देखता है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट जस्टिसफुल। ये न्यायपूर्ण बात नहीं है। यूनिवर्सल चीज, लैंग्वेजेस आर यूनिवर्सल। लैंग्वेज रिलीजन कैसे हो सकती है? लैंग्वेज एक हमारी अभिव्यक्ति का एक तरीका है। उसको संस्कृत को आप रिलीजन से कैसे जोड़ सकते हैं? फिर तो हम बोलेंगे तो ये तो अंग्रेजी भी रिलीजन है, फिर तो उर्दू और जो है क्या नाम है अरबी, ये सब रिलीजन हो जाएंगे। गलत। केरल के लिए पतंजलि योगा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? पतंजलि के माध्यम से क्या प्रयत्न?
हमारे 5 संगठन हैं। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति। इसके माध्यम से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं जन्मभूमि के माध्यम से और भी लोगों से आह्वान कराना कि जितने भी केरला के अंदर यंगस्टर्स, हम करीब जो है 50 to 100 यंगस्टर्स को हम योग प्रचारक के तौर पर हम उनको योग के फील्ड में उनको करियर प्रोवाइड करवा रहे हैं, योग सर्विस। और उनको हम माने 11,000 से लेके 21,000 तक उनको सैलरी पैकेज भी देंगे, फैसिलिटी भी देंगे। तो जिनके अंदर योग की फील्ड में कुछ करने का जज्बा है तो उनको हम एक स्टार्टअप अच्छा देंगे, बाद में उनको और बढ़ाएंगे। तो जो भी लोग इसमें संपर्क करना चाहें तो वो हमारे इसके ऊपर हमें अप्लाई कर देंगे, तो हम उनको बुलाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको इस काम में और लगाएंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो 50 to 100 यंगस्टर्स को हम ये जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे। तो यंगस्टर्स को डायरेक्टली इसको अप्लाई करना होगा। हाँ, तो करेंगे तो उनको हम ट्रेनिंग दे करके। तो ट्रेनिंग के बाद यंगस्टर्स खुद ही अपना योग कैसे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लगे, अपने 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 डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट में करना होगा। अच्छा, जैसे हमने आसाम में भी फूड और हर्बल का स्टार्ट किया, तो ऐसा और किसी स्टेट में अभी 4 तो ऑलरेडी हमारा प्लान में हो गया है। तेजपुर, नोएडा, नागपुर एंड इंदौर। अभी साउथ में बाकी है, तो साउथ में भी हम जल्दी करेंगे। नेक्स्ट ईयर 2017-18 में हम जरूर एक साउथ में भी शुरू करेंगे। अभी हम प्लेस डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जो है हाँ, हम साउथ में बड़ा काम करेंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट? हमको गवर्नमेंट सपोर्ट का हमको गवर्नमेंट का अपोजिशन नहीं चाहिए। सपोर्ट नहीं भी करे तो भी हम करेंगे। Kerala is land for Ayurveda. Yes. There are a lot of opportunity for Ayurveda. And should I have a herbal kind of project in Kerala? हाँ, नहीं, सच में केरला बहुत पोटेंशियल है, बहुत आयुर्वेद के लिए पोटेंशियल है, बहुत स्पिरिचुअल स्टेट है और बहुत पीसफुल स्टेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केरल के लोग बहुत हार्ड वर्क करने वाले और ऑनेस्ट होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले और ऑनेस्ट होते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से, चाहे वो हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी। उनको चाहते हैं कि वहाँ भी कुछ हो। ऐसा एक हर्बल बात अगर केरला में साक्षात हुआ तो आपको क्या लगता है कि केरल के निवासी और केरल की जनता को इससे क्या लाभ हो? देखो, उससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, लोगों में और ज़्यादा उस ब्रांड के प्रति ट्रस्ट, लॉयल्टी और एक अटैचमेंट। वैसे भी पतंजलि को लोग अपना ब्रांड मानते हैं कि ये हमारा देश का ब्रांड है और हमारे लिए काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ शास्त्र में बोला ना, निष्काम सेवा। व्हाट इज द निष्काम सेवा? हमारे सोसाइटी की भी सेवा। ये है निष्काम सेवा का लाइव एग्जाम्पल पतंजलि योग पीठ। हाँ, मुझे अभी न्यूज़ आया था कि पतंजलि के एड मिसलीडिंग है, उस पर फाइन का इशू है, जो कि केरला की मीडिया ने उसे बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में खड़ा किया।
एक आप उसको ब्रांड के प्रमोटर के नाते से उसको क्या बोल उस पे क्या राय है? वहाँ छपा, यहाँ तो अखबारों में भी नहीं छपा। और वहाँ के कुछ मेजर अखबार ने इस चीज को छापा था। देखो या अभी कोई मिसलीडिंग नहीं, पहली बात। ये हमारा 2012 का जब हमने यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा एजिटेशन किया, उस समय का केस चल रहा। अभी भी यहाँ कांग्रेस का गवर्नमेंट, तो एक नीचे के एसडीएम के को बोल करके आप कुछ भी करवा सकते हो। ये कोर्ट में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। तो वो मतलब जो है एक कहते हैं राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से आप इसको फ्रंट पेज पे लिखो आप, हाँ, कि इसमें ये 2012 का एक केस चला करके और एक एसडीएम को धमका करके ये निर्णय करवाया। तो गवर्नमेंट तो क्या बेचारा, वो तो नो करे गवर्नमेंट एसडीएम कोई भी लिखवा वापस। अब लिस्ट में कुछ भी नहीं किया, हमने उसमें आरोग्य लिखा हुआ, आरोग्य हमारे 4-5 लड़कियों का आरोग्य था और ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, और उसको आप किसी को आप आरोग्य को आप मिसलीडिंग कैसे कर सकते हो? पतंजलि का विशिष्ट उत्पाद क्यों नहीं लिख सकते हैं? पतंजलि का है तो लिखेंगे हम, सिर्फ फालतू की बात, नो लॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, आप इसको अच्छे से एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। आप मोदी जी के सपोर्टर रह चुके हैं, उनकी वे ऑफ वर्किंग के सपोर्ट रह चुके हैं, तो अभी मई में उनका 3रा साल कंप्लीट होने वाला है मोदी जी का। तो आप उनका एक अच्छा प्रयत्न कौन सा मानते हैं कि उन्होंने जो देश के लिए किया? मोदी जी वोट बैंक बनाने का नहीं, देश बनाने का ज्यादा काम कर रहे हैं। चाहे वो ग्रीन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी है, मेक इन इंडिया है, जनधन योजना है, अथवा नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, ये सारे जो उनके मुद्दे हैं, ये नेशन बिल्डिंग है। उनका नीयत अच्छी है और उनकी नीतियां देश के लिए अच्छी है। नीयत और नीतियां अच्छी होनी चाहिए आदमी की, तो फिर देश आगे बढ़ता है। और केरला में आप 2-3 बातें लिखो कि हम ये पतंजलि का जो पूरा अभियान है, ये आर्थिक आजादी का अभियान है। जो भी इंडियन है, जो हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, क्योंकि 3 बड़ी आबादी है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई। मैं तीनों से एक आह्वान करता हूँ, तीनों कम्युनिटी से, कि ये एमएनसीज का बहिष्कार है। जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? यहाँ से पैसे कमाती थी और बाद में इस देश को गुलाम बनाया और यहाँ से सारा पैसा बाहर ले देती थी। वही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अभी भी सारी कंपनियां रॉयल्टी के नाम से और प्रॉफिट का जितना भी पैसा है, रॉयल्टी के नाम पर अलग ले जाती है, प्रॉफिट का पैसा अलग ले जाती है। लाखों करोड़ रुपए हर साल बाहर जाता है, लाखों करोड़, थाउजेंड्स करोड़ नहीं, लाखों करोड़। और देश की करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, विदेशी लोगों का कब्जा। करीब 25 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं और करीब 25 लाख करोड़ का देश की इंटरनल जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, डिफरेंट सेक्टर्स में 50 लाख करोड़ का आप 5% भी प्रॉफिट मांगते हैं, इतना पैसा कोई भी बिजनेस आज का 10% से कम नहीं है, तो करीब 4-5 लाख करोड़ का इतना बड़ा ह्यूज है। पतंजलि का लक्ष्य है देश का पैसा देश में रहे,
और देश की सेवा में लगे। इसलिए पतंजलि ये किसी जगह रिलीजन का ब्रांड नहीं है, ये देश का ब्रांड है और देश के लिए सब लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और राजनीतिक आजादी के बाद हम इस देश में आर्थिक आजादी का भी जो सपना है उसको साकार कर पाए। जब तक कोई देश इकोनॉमिकली स्वावलंबी नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ता। एक तो ये आर्थिक आजादी वाली बात। दूसरी, आर्थिक आजादी एक तो बड़ा प्रश्न हो गया, मतलब राष्ट्रीय स्तर, इंडिविजुअल हर इंसान एक चाहता है कि उसको एक अल्टीमेट प्रोडक्ट मिले, उसको ऐसा टूथपेस्ट मिले, ऐसा शैम्पू मिले, ऐसा हेयर ऑयल मिले, ऐसा साबुन मिले, ऐसा उसको डिशवॉश वॉशिंग पाउडर मिले जो अल्टीमेट है, उससे बेहतर नहीं हो सकता क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज। और खाने पीने की चीजें उसमें प्योरिटी और नेचुरल। तो पतंजलि की 100% में गारंटी कि वो प्योर। बाकी जितने भी कंपनियां उनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनका कोई जवाबदेही नहीं। 10 से 20 करोड़ रुपए एक ब्रांड को इंडोर्स करने का लेते हैं। तो पतंजलि जो है वो किसी पैसा देकर के कोई झूठी ब्रांडिंग नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि लोग जो है वो पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर बने, इसलिए क्योंकि पतंजलि देश के लिए काम कर रहा है और वो आपको एक अल्टीमेट चीज दे रहा है जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो दूसरी बात थी। और तीसरी बात यह है कि हम लोग जो भी चैरिटी का आगे पतंजलि से जो काम कर रहे हैं उसमें 70% हमारा एजुकेशन पर होगा, 20% करीब हमारा योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटियां और देसी नस्ल की गाय का सुधार, नस्ल सुधार का रिसर्च। तो 20% करीब रिसर्च पर और 10% पुअर रिलीफ। तो सब लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इस काम को और बढ़ा सकते। तो इन 3 चीजों को हाईलाइट करें। एक और प्रश्न, हमारा जैसे पतंजलि के स्टोर्स का हर जगह ग्राम वगैरह में वो लोगों का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, ये और भी कुछ ऐसे नए प्लान्स हैं जो कि इसे वाइड स्प्रेड करने में कुछ? अभी केरला में तो हम काफी बढ़ाएंगे इसको भी। आप जैसे वो यंगस्टर्स वाला हमने बोला था ना, न्यू अपॉर्चुनिटी इन पतंजलि, ऐसा करके आप एक अलग हेडिंग बना देंगे फॉर यंगस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो पतंजलि मेगा स्टोर खोल सकते हैं, हमारे पतंजलि चिकित्सालय खोल सकते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर्स, पतंजलि एक्सक्लूसिव स्टोर्स एंड चिकित्सालय और पतंजलि मेगा स्टोर। इसमें जो खास करके यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो वो आ सकते हैं और जो के लिए बनता है, तो दोनों के साथ